अच्छा, कल वाली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। और उसी इंट्रोडक्शन को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। कल वाली क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से स्टार्ट किया था, तो मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कुछ बताए थे। आगे नेक्स्ट स्टार्ट करें हम टाइप क्लासिफिकेशन नंबर 3, ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। क्लासिफिकेशन में नंबर 3 है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, कई बार ऐसी जॉब्स होती है जिनको एक एक करके प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे एक टेलर मान लो शर्ट की सिलाई करता है, तो वो एक बार में एक ही शर्ट की सिलाई कर रहा होता है ना, या मल्टीपल शर्ट की सिलाई वो या टेलरिंग वो एक साथ कर सकता है। एक बार में एक ही कर रहा होता है। जैसे मैं क्लास ले रहा हूं तो एक बार में एक ही क्लास ले रहा हूं, फिर मैं जाके फाउंडेशन की लूंगा, फिर मैं जाके फाइनल की लूंगा, इसी तरह से चलेगा। तो अगर कभी भी जॉब को सिंगल सिंगल करके परफॉर्म किया जाता है ना, तो वहां पर कॉस्ट जब कैलकुलेट की जाती है तो उसको बोला जाता है जॉब कॉस्ट। तो यहां पर सिंगल सिंगल करके कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। यहां पर सिंगल सिंगल जॉब्स के लिए कॉस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। अच्छा, जैसे कि मान लो कि है ना, एक कोई भी ऐसा मान लो कपड़े बनाने वाली कोई भी कंपनी उठा लो। जैसे मान लो कि नाइकी है, वो टी शर्ट का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। वो सिंगल सिंगल टी शर्ट का प्रोडक्शन करती है, या वो एक साथ बहुत सारी टी शर्ट्स बना लेती है? एक साथ बहुत सारी टी शर्ट्स बना लेती है। तो मान लो कि जैसे उसको एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो उसको हुडी टाइप में कुछ बनाना है, तो एक एक हुडी का प्रोडक्शन नहीं करेंगे वो 100 हुडी एक साथ प्रोड्यूस कर लेंगे वो, ठीक है। तो वो प्रोडक्शन जब हो रहा है ना, तो एक सिंगल सिंगल यूनिट का नहीं हो रहा है, वो एक पूरे बैच का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर इसलिए उसको बोला जाने लग जाता है, बैच कॉस्ट बोला जाने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, जैसे कि है ना, घर का कंस्ट्रक्शन होता है, रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो उनमें है ना 2 3 4 साल तक लग जाता है उस प्रोडक्ट को कंप्लीट होने में। 2 3 4 5 साल तक, 10 साल तक भी लग जाता है। कई बार तुमने देखा होगा, कई बार ऐसा रेलवे ब्रिज तैयार हो रहा है जिसको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो 2 4 5 7 साल लग जाते हैं। तो ऐसे केस में कॉस्ट निकालनी है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बोला जाता है फिर उसको। अगर इस तरह का प्रोडक्ट है हमारा जो 2 3 4 साल में जाके कंप्लीट होगा, तो उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोटी बनानी है मान लो हमें, तो रोटी बनाने के लिए पहले आटा नमक पानी मिक्स करना पड़ेगा, फिर उसको तवे, फिर रोटी बनाकर फिर उसको सेकना। अलग अलग प्रोसेस है। पहले मिक्सचर तैयार करना है, फिर मिक्सचर से अपन को थोड़े छोटे छोटे टुकड़े डो के तैयार करने हैं, फिर उसको अपने को सेकना है, बेलना है, सेकना है। अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो उससे जब वहां पर जब कॉस्ट की कैलकुलेशन की जाती है, तो प्रोसेस कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, ये सारे है ना हमारे एक एक चैप्टर है। जब तुम पढ़ोगे, मैं तुम्हें यहां पर क्लास में चैप्टर्स करवाऊंगा। तो जॉब कॉस्टिंग नाम से एक चैप्टर है, बैच कॉस्टिंग नाम से एक चैप्टर है, प्रोसेस कॉस्टिंग नाम से एक चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नाम से एक चैप्टर है। तो अलग अलग चैप्टर है ये सारे हमारे। तो ये 4 टॉपिक हमारे 4 चैप्टर्स होने वाले हैं आगे आने वाले, जब हम आ, और चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट है बेस्ड ऑन एलिमेंट्स। लास्ट है हमारा बेस्ड ऑन एलिमेंट्स। अच्छा, कॉस्ट है ना, वैसे तो और भी कई तरह की होती है। कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। ऐसी कॉस्ट को जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, जैसे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर की वेजेस तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन पर लगने वाले टैक्सेस को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और भी बहुत सारी तरह की कॉस्ट होती है, लेकिन हमारे काम में वो सब क्लासिफिकेशन नहीं आएंगे। हमारे काम में जो भी क्लासिफिकेशन आएंगे वो सारे मैंने तुम्हें यहां पर लिखवा दिए, ठीक है। एक लास्ट है हमारे पास में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है ना, एक पूरा सेक्शन है हमारे कोर्स के अंदर। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पर एक पूरा सेक्शन है। सेक्शन ए जो 40 मार्क्स का है, मैंने तुम्हें बताया था,
उसका 30% पार्ट तो मान के चलो हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है या बेस्ड ऑन एलिमेंट वाली कॉस्ट है। अच्छा, एलिमेंट पर बेस्ड कॉस्ट है ना, दो तरह की होती है बेसिकली। एक को बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट और एक को बोला जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, एक हमारे पास में होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहले एक बार डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो उस प्रोडक्ट में या उस सर्विस में हमें विजिबली दिखाई दे। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन का प्रोडक्शन करने में प्लास्टिक यूज हुआ है, मटेरियल वो इस पेन पे दिखाई दे रहा है। ऊपर है ना यहां पर रबड़ की ग्रिप है, तो रबड़ यूज हुआ है, वो इस पेन में दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये पेन अगर मैं खोलूंगा ना तो यहां पे मदरबोर्ड यूज हुआ है, ठीक है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। यानी इस पेन को बनाने में बहुत अलग अलग तरह का मटेरियल लगा है, प्लास्टिक लगा है, रबड़ लगा है, थोड़ा बहुत मेटल लगा है, यहाँ पर इस टिप पर फैब्रिक लगा हुआ होता है, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें जो इस प्रोडक्ट में मेरे को दिखाई दे रही है, तो मैं इस प्रोडक्ट के लिए उसको बोलूंगा डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, जो मुझे दिखाई दे रहा है इस प्रोडक्ट में। जैसे मान लो एक शर्ट है, शर्ट में तुम्हें क्या दिखाई देता है, उस पर कपड़ा लगा हुआ है, उस पर धागा लगा हुआ है, उस पर बटन्स लगे हुए हैं, तो वो सब उसका डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उस शर्ट को बनाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टेलर काम कर रहा होगा, कोई एक पर्टिकुलर टेलर, जैसे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये प्रोडक्ट मशीन पे बना होगा, लेकिन मशीन पर कोई ना कोई वर्कर काम कर रहा होगा ना, जो ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो वर्कर इस प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जो टेलर शर्ट बना रहा है, वो टेलर उस शर्ट के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो तुम उसको क्या बोलोगे, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो यहां पर तीन कैटेगरीज होती है, डायरेक्ट कॉस्ट में तीन कैटेगरीज होती है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल बोला जाता है जिसको, एक को बोला जाता है डायरेक्ट लेबर, और एक को बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक पूरा चैप्टर डायरेक्ट मटेरियल पर है, मटेरियल कॉस्टिंग के नाम से। एक पूरा चैप्टर डायरेक्ट लेबर पे है, लेबर कॉस्टिंग के नाम से। एक पूरा लेकिन छोटा सा चैप्टर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। ठीक है, तीन अलग अलग चैप्टर है हमारे कोर्स में। डायरेक्ट मटेरियल के लिए अलग चैप्टर है, डायरेक्ट लेबर के लिए लेबर कॉस्टिंग है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए अलग है कॉस्टिंग, अलग चैप्टर है। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल तुम्हें बता देता हूं। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, इस पेन को बनाने के लिए, इस पेन को बनाने के लिए क्या क्या यूज हुआ है, प्लास्टिक यूज हुआ है, तो वो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। रबड़ यूज हुआ है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। थोड़ा बहुत मेटल वगैरह भी यूज हुआ है इस प्रोडक्ट को बनाने में, वो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट लेबर में कौन कौन आएंगे, ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा होगा एक मशीन पर, उस मशीन को ऑपरेट करने वाला, ठीक है, उस मशीन को ऑपरेट करने वाला डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा, जब ये प्रोडक्ट बनाया गया होगा, उससे पहले इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया होगा। ऐसे ही थोड़ी बना दिया होगा कि भाई पेन ऐसा होगा, निब ऐसा होगा, ठीक है, मदरबोर्ड यहां पे लगेगा, ऐसा नहीं होगा। कितनी प्रेशर सेंसिटिविटी होगी, सब डिजाइन किया होगा। डिजाइन करने का काम भी कुछ लोग कर रहे होंगे वहां पर बैठकर। डिजाइनर्स जो होते हैं वो नए नए फोन वगैरह डिजाइन करते हैं, नए नए प्रोडक्ट वगैरह डिजाइन करते हैं। जैसे मान लो अभी है ना, जनवरी के अंदर सैमसंग अपना नया फोन लॉन्च करेगा, S25। अभी तक उसने S24 चला रखी है सीरीज, अब S25 लॉन्च करेगा। तो S25 के डिजाइन में पहले से ज्यादा चेंज होंगे ना। आईफोन तो चलो इतना ज्यादा चेंज नहीं होता डिजाइन में, लेकिन सैमसंग तो अपनी डिजाइन चेंज करता है ना। वो डिजाइन बनाने वाले जो लोग होते हैं, उनको भी तो तुम्हें कुछ पैसा पे करना होता है। ठीक है, या इस पेन पर ब्रांडिंग वगैरह की गई है, हुएन वगैरह लिखा हुआ है, देखो इस पेन पर। ये ब्रांडिंग करने के लिए अलग से यहां पर लोग काम करते हैं, ब्रांड्स बनाने का, लोगो बनाने का काम करते हैं वहां पर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में। उन सबको तुम्हें पैसा पे करना होता है बेसिकली। अच्छा, जब ये पेन मार्केट में सेल होने आएगा, तो ये इसी कंडीशन में आएगा या इसके ऊपर कुछ पैकिंग वगैरह लगी होगी और कुछ है ना, कुछ ऐसा।
तो पैकिंग होगी। अच्छा, वो पैकिंग पर भी प्रिंट हुए हुए होंगे, तुम देखना उस पैकिंग पर लिखा होगा कि इस पेन की कंपनी कौन सी है, कितने रुपए का है, तुम देखना। जैसे मान लो तुम वो मार्कर लेकर आए हो कभी मार्केट से जाके, वो व्हाइट बोर्ड पे चलाने वाला मार्कर होता है, उस पर एक है ना प्लास्टिक की पन्नी से चिपकी हुई होती है, उस पर कितने रुपए का है सब कुछ वहां पर लिखा हुआ रहता है। तो हम प्रिंटिंग में पैसा एक्सपेंड, प्रिंटिंग में स्पेंड करते हैं पैसा, ठीक है, लोगो वगैरह प्रिंट आउट करवाने में, ठीक है, पैकिंग वगैरह हम करवाते हैं, ठीक है। इन सब चीजों में जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अच्छा, इन सबको कंबाइंडली, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंबाइंडली बोला जाता है, और ये तुम फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हो, इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंबाइंडली बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। इन सबको एक साथ जब बोलते हो ना, तो तुम इनको प्राइम कॉस्ट बोलते हो। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मेजर पार्ट जो होता है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मेजर पार्ट वो मटेरियल और लेबर ही होता है। एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो बहुत ही कम तुम्हें क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। मेजर पार्ट जो होता है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है या फिर डायरेक्ट लेबर होता है। अच्छा, मैं तुम लोगों से डायरेक्टली एसोसिएटेड हूं इस क्लास में, मैं तुम्हें डायरेक्टली पढ़ा रहा हूं इस क्लास में, मैं तुम्हारे लिए डायरेक्ट लेबर की तरह काम कर रहा हूं एक तरह से बेसिकली। अच्छा, लेकिन इस इंस्टीट्यूट को सपोर्ट कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग, ठीक है, रिसेप्शन पे भी बैठे हुए लोग, यहाँ पे टाइपिस्ट भी आते हैं, वो टाइपिंग वगैरह भी करते हैं यहाँ पर, वो इस इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि ध्यान से समझना, मान लो कि ये पेन जिस मशीन में बन रहा होगा, उस मशीन को एक बंदा ऑपरेट कर रहा है, और ऐसे हमारे पास 10-15 ऑपरेटर्स हैं जो इस तरह का पेन बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन सब ऑपरेटर्स को मैनेज भी तो कर रहा होगा एक बंदा, कि क्या सही सारे ऑपरेटर अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, टाइम पर ऑफिस आते हैं या नहीं आते, कितनी देर छुट्टी करते हैं, कितने दिन छुट्टी करते हैं, कितने देर तक वो मशीन पर बैठते हैं या नहीं बैठते, उनको बोला जाता है सुपरवाइजर। क्या वो सुपरवाइजर डायरेक्ट इस प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है क्या, डायरेक्ट इस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, लेकिन वो इस प्रोडक्ट को बनाने में इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये प्रोडक्ट जिस मशीन पर बनाया जा रहा होगा, उस मशीन में ऑयल भी लगता है, ग्रीस भी लगता है, नट बोल्ट अगर खराब हो जाता है तो वो भी नए इंस्टॉल किए जाते हैं, मशीन्स का मेंटेनेंस भी किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होती है। तो क्या तुम्हें इस प्रोडक्ट में वो ग्रीस, वो ऑयल, वो नट बोल्ट, वो इलेक्ट्रिसिटी, वो सब दिखाई दे रही है इस प्रोडक्ट में? नहीं, लेकिन वो क्या इस प्रोडक्ट को बनाने में काम तो आ ही रही है ना, वो तुम्हें डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने में काम तो आ ही रही है, तो उसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अच्छा, जब ये प्रोडक्ट एक बार बनके तैयार हो जाएगा तो इसको मार्केट में सेल भी तो करने जाएंगे। अच्छा, जो सेल कर रहा है, जैसे मान लो तुमने ये प्रोडक्ट अमेजॉन से खरीदा, ठीक है, एक पेन तुमने अमेजॉन से खरीदा, तो सेल करने वाला क्या इस प्रोडक्ट को बनाने के प्रोसेस में जुड़ा हुआ था क्या? इस पेन को बनाने के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जुड़ा हुआ था क्या? नहीं, उसका काम क्या है, इस प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाके सेल करना, तो उसको क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर बोला जाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, एक पेन को बनाने में जो भी खर्चे हो रहे हैं, उन खर्चों का हिसाब किताब भी एक रख रहा होगा, क्लर्क, अकाउंटेंट, तुम कुछ भी बोल दो। क्या वो इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व है? नहीं, लेकिन वो भी तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, ताकि वो बता सके कि इस पेन को बनाने में ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, कम खर्चे हो रहे हैं, क्या हिसाब किताब रखना है बेसिकली उसको मैनेजमेंट का, तो वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी के अंदर आएगा। अच्छा, वो जो ऑफिस में काम करने वाला बंदा है, क्लर्क, ठीक है, वो है ना प्रिंट आउट के लिए पेपर वगैरह यूज कर रहा होगा। अब जैसे मान लो कि तुम ऑफिस में जाओगे, तुम ऑफिस में कुछ काम करोगे, बॉस तुमसे कुछ रिपोर्ट मंगवाएगा, रिपोर्ट बनाकर क्या करोगे तुम? प्रिंट आउट निकलवा के बॉस को दोगे। अच्छा, वो प्रिंट आउट के लिए मटेरियल यूज हो रहा है ना, पेपर एक मटेरियल है, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। तो जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे यहां पर, वैसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमारे लिए। अच्छा, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्राइम कॉस्ट बोला जाता है, तो तुम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोलते हैं, ठीक है, ओवरहेड्स बोलते हैं इनको, इनको हम ओवरहेड्स भी बोल देते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनना,
एक पूरा चैप्टर डायरेक्ट मटेरियल पे है, एक पूरा चैप्टर डायरेक्ट लेबर पर है, एक पूरा चैप्टर डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर है, और एक पूरा चैप्टर ओवरहेड्स पर है। अच्छा, ओवरहेड में क्या होता है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस सारे आ जाते हैं ना, तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ओवरहेड थोड़ा सा एक लेंदी चैप्टर होता है हमारे कोर्स में। अच्छा, मैंने ये तुम्हें पहले ही बता दिया, पूरा चैप्टर जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, पूरा चैप्टर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, तो ऐसे ये सारे चैप्टर ये हमारे क्लासिफिकेशन में ही आ जाते हैं एक बार के लिए। तो चलो, ओवरहेड्स की अगर बात करें तो ओवरहेड्स ऑर्गेनाइजेशन में तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं फैक्ट्री में लगने वाले एक्सपेंसेस, जिनको फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड बोला जाता है। ठीक है, फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस। एक होते हैं ऑफिस में होने वाले एक्सपेंसेस, जिसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। और एक प्रोडक्ट को सेल करने में होने वाले एक्सपेंसेस। सेल करने में होने वाले एक्सपेंसेस, एक सेलिंग एक्सपेंसेस होता है, तुम बेसिकली एक सेल्स, एक शोरूम खोलोगे, उसमें अपने सामान को रखोगे, वहां पे सेल्समैन को रखोगे, पानी बिजली का बिल पे करोगे वहां पर, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोला जाता है इसको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अच्छा, फैक्ट्री में, ऑफिस में और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी तीन अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। यहां पर भी मटेरियल लगता है, लेबर लगते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं। सेम उस तरह से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी मटेरियल लगता है, लेबर लगते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं यहां पर। और सेम उसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी मटेरियल लगता है, लेबर होते हैं, और एक्सपेंसेस होते हैं। मैं कुछ कुछ एग्जांपल तुम्हें लिखवा देता हूं, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्री के मटेरियल की बात करो, तो फैक्ट्री में यूज होने वाला, यानी मटेरियल के लिए यूज होता है, ऑयल यूज होता है मशीन में डालने के लिए, ठीक है, ग्रीस यूज होता है मशीन में डालने के लिए। फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लेबर में क्या करें, सुपरवाइजर्स हो गए, जो ऑपरेटर्स हैं उनका ध्यान रख रहे हैं कि वो टाइम पर अपना काम कंप्लीट करके देंगे या नहीं देंगे, ठीक है, सुपरवाइजर हो गए यहां पर। जैसे मान लो अपने इंस्टीट्यूट में ही मान लो, ठीक है, पता नहीं तुम ये ध्यान देते हो या नहीं देते, स्कूल में क्या होता है, आजकल के जो मॉडर्न स्कूल होते हैं उसमें क्लासरूम में है ना, सारे क्लासरूम में कैमरे लगे हुए होते हैं। तो प्रिंसिपल जो है वो सारे कैमरे ध्यान से देख रहा होता है कि कौन से टीचर अपना काम टाइम पर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टाइम पर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, फालतू की बातें तो नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजों का ध्यान रख रहा होता है। क्या वो क्लास से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? नहीं, लेकिन वो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है क्लास के इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बाकी एक्सपेंसेस में जैसे आगे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्चा आ जाता है, ठीक है, पानी का खर्चा आ जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाटर के बिल आते हैं फैक्ट्री के, उनको तुम्हें पे करना है, वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, ऑफिस में मटेरियल के नाम पे तुम पेपर मान लो, ठीक है, कि हम प्रिंट आउट वगैरह निकाल रहे हैं, उसके लिए हम पेपर वगैरह यूज करते हैं, पेपर हो गया, इंक हो गया, ठीक है, पेन वगैरह हो गए, तो ये सब चीजें यहां पर हो जाती है मटेरियल में। अच्छा, लेबर में तुम क्या बोलोगे, जैसे कि क्लर्क हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, ठीक है, लेबर के अंदर आ जाएंगे क्लर्क, अकाउंटेंट, मैनेजर्स वगैरह आ जाएंगे यहां पर। फोरमैन इसमें आएगा फैक्ट्री के अंदर। अच्छा, एक्सपेंसेस यहां पर भी तो पानी बिजली के बिल आते हैं, ऑफिस में भी तो काम करने के इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह के खर्चे होते हैं, तो ये सब यहां पर हो जाएंगे हमारे पास में। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे मान लो कि एक तो हो गया हमारा, देखो है ना, पैकिंग मटेरियल दो तरह के होते हैं, पैकिंग मटेरियल दो तरह के होते हैं, ध्यान से समझना। जैसे कि
तुम लोग है ना मार्केट से, तुमने जैसे ब्लिंकिट ही मान लो, तुमने ब्लिंकिट से है ना ऑर्डर किया बिस्किट का पैकेट, ठीक है, पार्ले जी बिस्किट का पैकेट ऑर्डर किया। पार्ले जी बिस्किट का पैकेट खुद, एक तो खुद पैकेट होके आएगा, खुद पैक होके आएगा, उसको बोला जाता है प्राइमरी पैकिंग। बिना उस पैकिंग के उस बिस्किट के पैकेट को सेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बिना उस पैकिंग के। जैसे मार्केट से तुम मिल्क लेकर आओ, दूध लेकर आओ, सरस की एक आधा लीटर वाली दूध की वो आती है ना थैली, वो लेकर आओ, क्या बिना थैली के वो मिल्क सेल किया जा सकता है? नहीं। तो वो बोला जाता है प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, बिना उसके सेल ही नहीं किया जा सकता। जैसे कि टूथपेस्ट, टूथपेस्ट के ऊपर कवर लगा हुआ होता है, कवर जिसमें से पेस्ट बाहर निकाल रहे हो, एक उसके ऊपर कार्डबोर्ड का भी कवर होता है, ठीक है। तो जो टूथपेस्ट जिस कवर में, वो प्लास्टिक वाले कवर में पैक होती है ना, तो उसको प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल बोला जाता है। वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी के अंदर आता है यहां पर। लेकिन अब तुमने ब्लिंकिट से मान लो ऑर्डर दिया, ब्लिंकिट पे जैसे दूध भी मिलता है, ठीक है, तो तुमने मान लो सरस के दूध की 2 थैली का ऑर्डर दिया, वो दूध की थैली तुम्हें लाके पकड़ाएगा, लेकिन वो अपने थैले में डालकर लेकर आएगा, वो भी पैकेजिंग मटेरियल है, लेकिन वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो यहां पर भी मटेरियल में पैकिंग वगैरह का मटेरियल होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। जैसे तुम मिठाई की दुकान पर जाओ ना, तो मिठाई की तुम्हें डिब्बे में डाल के दी जाती है, तो डिब्बा हो गया प्राइमरी, उसके बाद उस डिब्बे को पॉलिथीन में डाला जाता है, वो हो गया सेकेंडरी फिर हमारे लिए पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। तो सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल हमारे पास में पैकिंग वगैरह के लिए हो गया यहां पर। अच्छा, हाँ हाँ, सेकेंडरी बोलोगे इसको, वो सेकेंडरी है, वो बेचने के लिए है। वो 5-10 रुपए वाली कोलगेट देखी है तुमने, उसके ऊपर वो कार्डबोर्ड नहीं आता है, वो प्लेन ही आती है, वो 5 रुपए 10 रुपए वाली की प्लेन आती है, वो ऐसे जैसे वो पता नहीं, वो ट्यूब टाइप में लटकी भी रहती है, उस वो ट्यूब निकाल के दे देते हैं, लो तुम्हें पकड़ो एक 5 रुपए 10 रुपए वाली कोलगेट। वो अंदर वाला मटेरियल जरूरी है, वो प्लास्टिक वाला रैप होना जरूरी है उसके ऊपर, बिना उसके सेल ही नहीं किया जा सकता है। तो वो प्राइमरी हो गया वहां पर। अच्छा, जरूरी नहीं है दूध की थैलियां है, तुमने देखा होगा दूध के बॉटल्स भी आती है, तो प्राइमरी उस केस में प्राइमरी वो बॉटल हो जाएगी, बिना उस बॉटल के, कांच की बॉटल के वो दूध सेल ही नहीं किया जा सकता, वो प्राइमरी हो जाएगा उस केस के अंदर। जैसे घी आता है, घी देखा होगा तुमने, टिन के कंटेनर में आता है या प्लास्टिक के कंटेनर में आता है, वो प्राइमरी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद तुम 15 लीटर वाला वो घी का पीपा खरीदते हो, तो वो टिन तो होता ही है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड और होता है, वो सेकेंडरी हो गया फिर, ठीक है। तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के पैकिंग मटेरियल होते हैं। जैसे जब तुम ये ऑनलाइन पेन ऑर्डर करोगे, तो ये है ना रैप होके आएगा प्राइमरी, लेकिन उसके अलावा भी एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक होके आएगा, वो सेकेंडरी हमारा पैकेजिंग मटेरियल हो जाएगा उस केस में। अच्छा, लेबर में यहां पर सेल्समैन वगैरह मान लो तुम, ठीक है। और बाकी लाइट बिजली के बिल तो यहां पर भी लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाटर यहां पर भी आ जाता है, एडवर्टीजमेंट वगैरह सब आ जाएगा यहाँ पर, एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, प्रमोशन आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, जैसे अभी न्यू ईयर आने वाला होता है ना, वो शोरूम वगैरह सजाए जाते हैं, वो सब इसी के लिए, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सको अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। तो वहां पर भी लाइट लगेगी, वहां पर वो लाइट जो लगेगी उसका तुम्हें रेंट पे करना होगा, ठीक है। वो सब इसी कैटेगरी के अंदर आने वाले, बेसिकली सामान को बेचने में जो भी खर्चा हो रहा है ना, वो सब इसी के अंदर आएगा। मान लो तुम्हें कस्टमर को कॉल करके बुलाना पड़ रहा है, ठीक है, तुमने कस्टमर तुम्हारे पास में आया, सामान खरीदता है, फिर उसको प्रिंट आउट निकाल के देते हो तुम, उसका प्रिंट आउट निकालने में भी तो कुछ खर्चे होते हैं, वो सब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की कैटेगरी, वो उसमें खर्चों में आ जाएंगे, वो सारे उसके एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। अच्छा, एक और बात सुन लो, जब है ना हम ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ऐसा नहीं होता है, वहां पे ऐसे नहीं होता है कि फैक्ट्री के खर्चे अलग दिए हुए होते हैं, ऑफिस के खर्चे अलग दिए हुए होते हैं, वहां पे कंबाइंड करके दिए होते हैं, हमें ढूंढना पड़ता है कि कौन सा फैक्ट्री का है, कौन सा ऑफिस का है, कौन सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का है, हमें ढूंढना होता है। चलो देखो, क्लासिफिकेशन मेरी तरफ से कंप्लीट है, ठीक है, क्लासिफिकेशन मैंने तुम्हें बता दिया, जो मेन हमारे काम में आने वाले हैं। मैंने तुम्हें अभी भी बताया था और भी क्लासिफिकेशन होते हैं दुनिया भर के, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करते, हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ती उनकी। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चंस है हमारे, ठीक है, कुछ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, हम उन थोड़े बहुत उन क्वेश्चंस को एक बार स्टार्ट करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं।
इस चीज पर ध्यान देना तुम। पेपर नंबर 8, ठीक है। अभी जो मेरे पास में है ना एडिशन है, जो ऑनलाइन एडिशन अवेलेबल है, वो जुलाई 2024 का है। हो सकता है जब तक तुम रजिस्ट्रेशन करवाओ तब तक इसके बाद एक दो एडिशन और आ जाए, ठीक है। ऑनलाइन अभी इंस्टीट्यूट ने जुलाई 24 का एडिशन डाला हुआ है, उससे पहले मई 24 का एडिशन था, उससे पहले फरवरी 24 का एडिशन था। अच्छा, होता क्या है जब भी नया एडिशन आता है ना, तो 2-4 पेज या तो कम हो जाते हैं या 2-4 पेज बढ़ जाते हैं हर बार, ठीक है। मान लो कि जैसे मैं तुम्हें आज जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं ना, वो क्वेश्चन है लगभग पेज नंबर 40 के आसपास। जैसे मान लो मैं तुम्हें आज ये वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूं, या फिर मैं तुम्हें आज ये वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। मैं तुम्हारे सामने क्या रखता हूं, इस क्वेश्चन का यहां से स्क्रीनशॉट लेता हूं और मैं तुम्हारे सामने वो जो मैं वन नोट पे जहां पे लिखता हूं वहां पे इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके और तुम्हें साथ में पेज नंबर भी लिखवाऊंगा। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 34 पर है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है और ये कौन से पेज पर है, पेज नंबर 34 पर, ठीक है। मैं तुम्हें ऐसा लिखवाऊंगा। अच्छा, मान लो तुम रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आज नहीं करवाते, 2 महीने बाद तुम्हें रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा। कब एग्जाम देने वाले हो, नेक्स्ट जून में फर्स्ट ग्रुप, हाँ तब चलेगा, बोथ ग्रुप नहीं चलेगा जून के अंदर। तो मान लो जून में एग्जाम देने वाले हो, तो जून का रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी तुम्हारी जनवरी 31 लास्ट डेट होगी। जनवरी 31 से पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बुक्स उसके बाद में ही आएगी तुम्हारे पास में, इंस्टीट्यूट जो बुक्स वगैरह भेजता है उसके बाद में ही भेजता है। तो तुम जनवरी 31 पे रजिस्ट्रेशन, या उससे पहले मान लो तुम 20 जनवरी के आसपास रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तब तक हो सकता है, पेज नंबर 42, तब तक हो सकता है एक और नया रीप्रिंट आ जाए। जैसे जुलाई में आया, हो सकता है मान लो दिसंबर में एक और नया रीप्रिंट आ जाए। और दिसंबर में नया रीप्रिंट आएगा ना, तो मैं तो तुम्हें बोल रहा हूं पेज नंबर 34 पे क्वेश्चन है, तुम्हें जरूरी नहीं है अपनी बुक में पेज नंबर 34 पे वो क्वेश्चन मिलेगा। तुम्हारा वो क्वेश्चन 4-5 पेज या तो पहले होगा या 4-5 पेज बाद में मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी देखो, मैं तुम्हें क्या करूंगा अभी, मान लो कि जैसे मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, आज हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, तो मैं क्या करता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट लेता हूं मैं इधर, ठीक है। और इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं तुम्हें यहां पर दिखाता हूं इस तरह से, ये हमारी ये वन नोट वाली फाइल में ही होता है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इलस्ट्रेशन नंबर 2, देखो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 32। मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 32 है, तो मैं तुम्हें यहां पर लिखवाऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, लेकिन इसका पेज नंबर है 32। मैं इस तरह से लिखवाता हूं और ऐसा मैं सारी क्लासेस में करता हूं। अगर तुम जैसे लास्ट वाले बैच की क्लास भी देखोगे ना, तो लास्ट वाले बैच की क्लास जैसे डायरेक्ट मटेरियल देख लेते हैं हम एक बार के लिए, तो यहां पर भी है ना, मैं यहां पे लिखवाऊंगा। एक मिनट रुको, इसको लोड होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि इमेज है यहां पर। अच्छा देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 84, ये रहा क्वेश्चन, और इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। अब फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि मान लो कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन चाहिए, या ये जो हम यहाँ पे क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तुम्हें ये सब कुछ चाहिए, तो मैं इसका जैसे प्रिंट आउट देना है तो मैं कंट्रोल पी दबा के इसका प्रिंट आउट दे सकता हूं। अच्छा, प्रिंट आउट देने का मतलब बेसिकली मैं इसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लूंगा। जब पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करूंगा ना मैं, तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें दिखाई देगा और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी तुम्हें दिखाई देगा। तो मैं अलग से है ना बुक वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो जैसे मैं तुम्हें अभी ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। जब मैं इसका प्रिंट आउट लूंगा, ठीक है, मैं कंट्रोल पी करके प्रिंट आउट लेता हूं मैं इसका। जब मैं प्रिंट आउट लूंगा तो देखो हमने जो पढ़ा है ना, वो सब तुम्हें यहां पर दिखाई दे रहा है। हमने पहले पहले क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन, फिर ग्राफ वगैरह थे यहाँ पर, फिर पेज नंबर 2 पर अभी मैंने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बात की है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा मैं इसको शायद थोड़ा सा बड़ा कर दूं, यहाँ पर ये देखो वही जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं ना, वही सब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि जब मैं तुम्हें ये पीडीएफ दूंगा लास्ट में, जब एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में पीडीएफ मिलती है तुम्हें यहाँ पे। जरूरी नहीं है
तुम जब अपनी मॉड्यूल में देखो तो तुम्हें वो पेज नंबर 32 मिले। ये चीज ध्यान रखना, बस 2-4 पेज आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं है तुम्हें वो पेज नंबर 32 पर क्वेश्चन मिले, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जहां पर हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अच्छा, मैंने कल एक थोड़ा सा याद दिला देता हूं, फिक्स कॉस्ट जहां पर टाइम लिखा हो, वेरिएबल कॉस्ट टाइम के अलावा और कोई दूसरी यूनिट हो, और सेमी वेरिएबल जहां पर टाइम और दूसरी यूनिट भी यूज की गई हो। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 2। अच्छा, लेट अस अज्यूम दैट ए कंपनी आइडेंटिफाइड 2 सेट ऑफ कॉस्ट फॉर 2 कॉन्सिक्वेंट मंथ। ठीक है, नीचे डेटा दिया हुआ है, जनवरी में हमने 60 टेबल्स बनाई और टोटल कॉस्ट आई 1700 आई टोटल कॉस्ट। ठीक है, फरवरी में हमने 70 टेबल्स बनाई और टोटल कॉस्ट कितनी आई? 1900 आई, 1900 आई। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन में कोई नेक्स्ट पार्ट ही नहीं है। ये देखो क्या किया है इस क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया इसने, तो अलग से कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखना, थर्ड क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुआ, फिर वो हाई लो मेथड करके नेक्स्ट पार्ट उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बेसिकली ये बोल रहा है कि ये जो टोटल कॉस्ट है ना, इसमें से सेपरेशन करो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कर दो। बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है यहां पर, टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों जुड़ी हुई है, दोनों ऐड की हुई है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करो। ठीक है, अब तरीका क्या होता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करने का, ध्यान से समझना। अगर केवल 2 डेटा दिए हुए हैं ना, तो वो दोनों ही डेटा हमारे काम में आएंगे। 2 से ज्यादा डेटा दिए हुए हैं ना, तब थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रहती है, लेकिन अगर 2 डेटा है तो दोनों डेटा हमारे काम में आने वाले हैं। अब कैसे काम में आएंगे? सबसे पहले एक फॉर्मूला लगता है वेरिएबल कॉस्ट का। फॉर्मूला कैसे बनता है वो ध्यान से समझना, फॉर्मूला बनता कैसे है वो ध्यान से समझना। क्या जनवरी से फरवरी में हमारे आउटपुट इंक्रीज हुआ है क्या? जनवरी से फरवरी तक आने में हमारा आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी है, आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है क्या? बताओ, हुआ है। और ध्यान से देखना, हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज या डिक्रीज हो गई है। ठीक है, आउटपुट इंक्रीज हुआ है, कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है। अच्छा, ध्यान से देखना, आउटपुट के इंक्रीज होने पर कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रही है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? वेरिएबल। आउटपुट के इंक्रीज होने पर कॉस्ट अगर बराबर बनी रहेगी ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? फिक्स्ड। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी इंक्रीमेंट हुआ है वो सारा का सारा वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। फिक्स तो फिक्स ही रहने वाला है, अगर सिर्फ फिक्स कॉस्ट होती तो वो इंक्रीज ही नहीं होती। तो ध्यान से सुनना, वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए इसीलिए एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा, ये फॉर्मूला लिखा तो इस तरह से जाता है, लेकिन रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा सी, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा क्यू। अच्छा, इसके बाद सुनो, अगर तुम बोलते हो चेंज या डिफरेंस या डेल्टा, डेल्टा को लिखने का एक तो ये तरीका होता है, एक ये तरीका भी होता है डेल्टा लिखने का। ठीक है, डेल्टा सी एंड डेल्टा, लेकिन ऐसा तरीका है ना कम यूज करते हैं। ये वाला जो है ना, ये डेल्टा लिखने का तरीका कम यूज में आता है। तुमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा इस तरह का डेल्टा, जब तुम मीन डेविएशन पढ़ते हो, मीन डेविएशन में इस तरह का डेल्टा यूज किया जाता है ना, तो ऐसा भी साइन होता है, लेकिन ज्यादातर हम ये ट्राइंगल बना के यूज करते हैं। एक और बात सुनो, डिफरेंस या चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा। जैसे कि मेरे फादर और मेरी एज में अगर 25 साल का डिफरेंस है, मेरे फादर और मेरी एज में अगर 25 साल का डिफरेंस है, तो मेरी और मेरे फादर की एज में कितना डिफरेंस होगा?
ऐसा थोड़ी बोलते +25 -25, 25 ईयर्स का डिफरेंस होगा। तुम्हारी और मेरी एज में 15 साल का डिफरेंस है, तो मेरी और तुम्हारी एज में कितना डिफरेंस होगा? 15 साल का। 15 प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। तो जो भी यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है ना, वो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। डेल्टा का मतलब बाय डिफॉल्ट मॉड्यूलस लगा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है यहां पर? 200। वो चेंज कैसे निकाला? 1900 में से हमने 1700 माइनस कर दिया, तो टोटल कॉस्ट में होने वाला चेंज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है? 10 यूनिट्स। कैसे निकाला? 70 टेबल्स 70 यूनिट्स माइनस 60 यूनिट्स। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 200 रुपीज का चेंज हुआ है कितनी यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पर? 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पर। तो 1 यूनिट पर कितना हो जाएगा? ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। 20 रुपीज पर यूनिट हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। 20 रुपीज पर यूनिट हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। दिक्कत किसी को? अच्छा, आप ध्यान से सुनो। नेक्स्ट हमें फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान है, तुम समझ जाओगे। टोटल कॉस्ट में से, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यहां पर टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सो बेसिकली अगर ध्यान से सुनो, अगर मेरे को फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बनाना है, तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करूंगा मैं? वेरिएबल कॉस्ट को साइड चेंज करके इधर लाके माइनस कर दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला लिखना चाहूं, तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब तुम यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए दोनों में से कोई भी डेटा यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी डेटा यूज कर सकते हो। मान लो मैं 60 टेबल्स वाला डेटा यूज करता, मान लो मैं 60 टेबल्स वाला डेटा यूज करूं, तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट कितनी आई है? 1700 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20 रुपए पर यूनिट। 20 रुपए पर यूनिट, और हमने कितनी यूनिट्स बनाई है? तो ₹20 पर यूनिट, और हमने कितनी यूनिट बनाई है? 60 यूनिट्स। तो टोटल हो जाएगी 1200। तो फिक्स कॉस्ट इस केस में हो जाएगी 500 रुपए, 500 रुपीज। अच्छा, मान लो तुम 70 वाला डेटा यूज करते, तुम जनवरी की जगह फरवरी वाला डेटा यूज करते, तब क्या होता? टोटल कॉस्ट कितनी होती? 1900 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी लिखते? 20 रुपीज, सॉरी 20 रुपीज पर यूनिट। कितनी यूनिट्स के लिए? 70 यूनिट्स के लिए। तो ये कितना हो जाता? 500। जब सॉल्व करते तो 500। और मैंने तुम्हें बताई भी थी ये बात, अगर आउटपुट बढ़ता भी है ना, तो टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर ही बनी रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो दोनों ही केस में 500 आंसर आएगा। तुम दोनों में से कोई सा भी फॉलो करो, दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों मत करिए ना। फिक्स कॉस्ट भी आ गई हमारे पास में, ठीक है। दिक्कत इसमें किसी को? अच्छा, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 3। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। और ये वाले मेथड है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चैप्टर आएगा जहां पर हमें इन मेथड को यूज करने की जरूरत पड़ेगी, हमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, और फिर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो हमारा फिक्स कॉस्ट रहेगा। अच्छा, अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर इसका है 34। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 34 पर है ये क्वेश्चन।
ठीक है। अच्छा देखो ये वही बोल रहा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हमें सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट करने का मतलब अलग अलग करना है, उसमें से फिक्स्ड पार्ट को अलग करना है और वेरिएबल वाले पार्ट को अलग करना है। दोनों क्वेश्चन में फर्क समझना। लास्ट वाले क्वेश्चन में दो डेटा दिए हुए थे, दो डेटा पॉइंट्स थे, तो हमें दोनों ही यूज करने पड़े थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो 4 मंथ का डेटा है और 4 में से हमें केवल 2 ही यूज करने हैं, केवल 2। और वो 2 कौन कौन से होंगे? वो 2 होंगे हाईएस्ट और लोएस्ट। केवल ये 2 डेटा पॉइंट्स यूज करने में। ये दोनों पॉइंट्स है ना वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन में भी काम आएंगे और फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन में भी काम आएंगे। अच्छा केवल 2 डेटा पॉइंट यूज करने हैं ना, इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है हाई लो मेथड बोला जाता है। इसलिए इस मेथड को देखो ऊपर लिखा हुआ भी है हाई लो मेथड। ठीक है, हमें चारों डेटा यूज नहीं करने हैं, हमें केवल 2 डेटा यूज करने हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो जो हाईएस्ट आउटपुट तुम्हें दे रहा है, एक तो हाईएस्ट आउटपुट वाला और एक लोएस्ट आउटपुट वाला डेटा तुम्हें यूज करना है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है हमें वेरिएबल कॉस्ट की। सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है हमें वेरिएबल कॉस्ट की। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला वही चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, फॉर्मूला रहेगा चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा चेंज इन कॉस्ट कितना लिखोगे तुम यहां पर? चेंज इन कॉस्ट 18,000। 18,000 के तो चेंज हो रहा है, 15 और 3 18 यहां पर हो जाएंगे। 18,000 का चेंज हुआ है, 1,15,000 माइनस 97,000 तो चेंज इन कॉस्ट हो जाएगा 18,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 2,000 यूनिट्स। तो कितना हो जाएगा? 9 रुपीज पर यूनिट, ₹9 पर यूनिट। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। दिक्कत? अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद में अगर फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा टोटल कॉस्ट दोनों में से कोई एक यूज कर लो, दोनों भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके अलावा जो बाकी डेटा पॉइंट्स है ना वो तुम्हें यूज नहीं करने। ध्यान रखना जिन 2 पॉइंट्स को तुमने बेस लिया है कैलकुलेशन के लिए वही काम में लोगे, बाकी को इग्नोर करोगे, बाकी की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जैसे मैं कौन सा वाला लूं तुम बोलो? 1 नहीं ले सकते हम, हाँ 1,15,000 वाला ले सकते हैं, यानी सेकंड मंथ वाला डेटा ले सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट हो गई 1,15,000 रुपीज, है ना, माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या करेंगे? 9 रुपीज पर यूनिट, और हमने कितनी यूनिट्स बनाई है? क्या कर रहे हो तुम लोग? 8,000 यूनिट्स बनाई है, तो 72,000 ये हो जाएंगे। तो 72, 28 और 15 43,000 हो जाएगा। $43,000 हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। तुम दूसरा वाला डेटा भी यूज करते ना तो 43,000 ही आती फिक्स कॉस्ट। अच्छा देखो यहां पर एक बात और देख लो, यहां पर एक लीनियर इक्वेशन मेथड और बोला गया है। तुम अगर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें कोई एक लीनियर इक्वेशन मेथड भी यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो देखो लास्ट में लिखा हुआ है, वो ज्यादा ही डार्क हो गया, लीनियर इक्वेशन मेथड। ठीक है, अच्छा लीनियर इक्वेशन मेथड देखो बहुत आसान है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। एक फॉर्मूला चलता है, फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट का। फॉर्मूला मैं ऐसा लिख दूं, टोटल फिक्स कॉस्ट
प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। अगर मैं सेम चीज इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, इक्वेशन के फॉर्म में, तो होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर कम बनेगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर ज्यादा बनेगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी। नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यूनिट्स का, तो वो इसलिए उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, हम ये सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन मेथड, हम ये सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन मेथड। लीनियर इक्वेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए, अब पता नहीं है क्यों डाल रखा है, जबरदस्ती लीनियर इक्वेशन मेथड डाल रखा है। लीनियर इक्वेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट तो यही वाली यूज करनी पड़ेगी, हाई लो वाली वेरिएबल कॉस्ट यूज करनी पड़ेगी। हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, 9 रुपीज पर यूनिट, यही यूज करनी पड़ेगी। बस इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है हमें, और कुछ नहीं। तो जैसे कि अब की बार मैं 97,000 वाला डेटा ले लेता हूं। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 97,000 इज इक्वल टू, फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो हमें पता है ना, और कितनी यूनिट्स है, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स है हमारे पास। 54 साइड चेंज करके इधर आएगा, वही 43,000 हो जाएगी। बस ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट है, और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो एक बार सॉल्यूशन देखो, यहां पे देखो इसने वो इक्वेशन बनाई। अब देखो इक्वेशन में वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन, देखो इसने वही फॉर्मूला लगाया, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट करके कैलकुलेट किया। और कॉस्ट और आउटपुट पता है उसने कौन सा लिया है, कॉस्ट और आउटपुट ध्यान से देखो, वही 18,000 और 2,000, यानी हाई लो मेथड वाला ही लिया इसने। तो हाई लो मेथड तो यूज करना ही पड़ेगा, उसके बाद इक्वेशन लगा के 43,000 और निकाल दिया इसने, बस और कुछ भी नहीं। तो यहां पर उसने कैलकुलेशन की। तो ये दो क्वेश्चन थे हमारे जो इंट्रोडक्शन वाले हमारे चैप्टर में थे, क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में थे। मैं एक बार मैंने बंद कर दिया, एक बार रुको, एक मिनट, वापस से मॉड्यूल ओपन कर रहा हूं मैं। अच्छा, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, हम यही स्टार्ट किया था हमने। और क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में मैंने तुम्हें ग्राफ वगैरह तो बता दिए। उसके बाद देखो इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है ना, वो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 1 होना चाहिए था, 2 लिखा हुआ है, तो वो मैं 2 से ही स्टार्ट कर रहा हूं। 2 है, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 है हमारे पास में यहां पर, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। कल से कॉस्ट शीट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी वाली क्लास में इतना ही है, और बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉस्ट शीट, बेसिक चैप्टर है, एक, वो हम नेक्स्ट वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे।